हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है लैंग्वेज डाइवर्सिटी, डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड मल्टीकल्चरल अवेयरनेस इन द क्लासरूम। ये टॉपिक जो बीएड का आपका लैंग्वेज वाला पेपर है उसका सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट सेकंड टॉपिक। तो इसको आज हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उसमें ये काम आएगा। मैंने राजा महेंद्र प्रताप का जो सिलेबस है बीएड का वहाँ से ये टॉपिक उठाया है, ठीक है। सो इससे पहले हम ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं। अदरवाइज़ जो आपके और 3 पेपर्स हैं उनके भी जो कंटेंट है वो आपको कॉम्प्रहेंसिवली इस चैनल पर मिल रहा है, तो आप जा कर के गो थ्रू कर सकते हैं। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। सो आवर टॉपिक नेम इज़ लैंग्वेज डाइवर्सिटी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी यानी कि जो लैंग्वेज है, हमने पहले देखा था कि लैंग्वेज क्या होती है, कैसी होती है। अब हम जानते हैं इस बात को कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ मल्टी डाइवर्स कंट्री। साउथ में अलग मिल रहा है, वेस्ट में अलग, ईस्ट में अलग और नॉर्थ में अलग। तो इस तरीके से हमें लैंग्वेजेस भी डिफरेंट दिखती हैं। तो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हमें दिखती है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस एट डिफरेंट प्लेसेस हमें दिखती है ना। और उसके बाद हमसे बोला है डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड मल्टी कल्चरल अवेयरनेस इन द क्लासरूम। तो ये जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है ना, हम इसको किस तरीके से एक क्लासरूम के अंदर इनकलकेट करें वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। टॉपिक का नाम समझो, इसको समझो, फिर चीज़ें समझ आएंगी। क्या करना है यहाँ पे। जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, हमने देखा ईस्ट वेस्ट नाउ नॉर्थ साउथ, इवन एक सिटी में भी 10 किलोमीटर्स आगे आप चलेंगे तो आपको डिफरेंस जो है वो दिखेगा। लैंग्वेज में जो है वो दिखेगा, बोलने का तरीका बदलेगा, है ना। तो क्या है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चे जब एक क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, उनके अंदर एक कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की भावना को आप कैसे इनकलकेट करेंगे, किस तरीके से आप बच्चों को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, उनकी लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट कैसे जागृत करेंगे, ये हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है दैट वी विल गो थ्रू। आई थिंक आपको टॉपिक का नाम समझ में आया होगा, एसेंस के हमें इसमें क्या करना है, ठीक है। सो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन इंडिया ब्रिंग्स बोथ चैलेंजेस एंड रिच अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फोस्टरिंग मल्टीकल्चरल अवेयरनेस इन द क्लासरूम। तो ये जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है ना, सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे इंडिया में नो डाउट चैलेंजेस भी बहुत लाती है लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लाती है, जिससे कि हम एक साथ रह पाते हैं, है ना। साउथ वाले अब ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली है अगर, तो दिल्ली में सिर्फ नॉर्थ के ही लोग रह रहे हों, है ना, वहाँ साउथ के लोग भी रह रहे हैं। तो एक जो लैंग्वेज का मिक्सअप है ना, उसकी वजह से हम वहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग एक ही जगह पर देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर तमिलनाडु के लोग देखने हैं तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं, आई कैन फाइंड इट हियर इन दिल्ली ऑल्सो, राइट। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी की वजह से ये लोग आते भी हैं, है ना, हम लोग साउथ में जाते भी हैं, लेकिन ये कभी कभी एक चैलेंज भी बन जाता है ना। हम लोग देखते हैं लैंग्वेजेस की वजह से कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, है ना। तो ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड प्रमोटिंग मल्टी कल्चरल अवेयरनेस कैन क्रिएट एन इंक्लूसिव लर्निंग। तो अगर हम ये समझ जाएं, हम ये ना कहें कि एक लैंग्वेज बेस्ट है दूसरी बेकार है, हम अगर ये ना कहें, हम हर लैंग्वेज को उसका ड्यू स्टेटस अगर देने लगें तो हम मल्टीकल्चरल अवेयरनेस को काफ़ी प्रमोट कर सकते हैं। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी को उसका ड्यू स्टेटस दीजिए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हमारी जो इंडिया की और लैंग्वेजेस हैं, मलयालम है, तमिल है ना, कनाडिगाज की जो हैं वो अपनी लैंग्वेज कन्नड़ के लिए कहते हैं, राइट। तो क्या है कि अगर आप इन लैंग्वेजेस का पोजीशन, इन लैंग्वेजेस की जो प्लेस है वो आप समझ जाएं कि इनकी प्लेस क्या है, वो उससे क्या होगा, आप एक इंक्लूसिव लर्निंग जो है वो बना सकते हैं, है ना। आप बच्चों के अंदर ये इनकलकेट करें कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी होती है और हमें उसे रिस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब टॉपिक पे जाएंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। सो लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन, है ना। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी और उसका इम्पैक्ट इंडियन एजुकेशन के ऊपर क्या पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में है। कॉमेंट सेक्शन में इसको लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के लिए बनता है, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है ना, और कौन सी लास्ट 2 थी जो ऐड की गई थी, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो
लैंग्वेज इंडियाज़ लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। इंडिया में हमें पता है कि होम टू हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। देखो मैंने भी इसमें लिख भी रखा है ना। एक और ऐड हुई है शायद अभी, तो उसको आप देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना, है ना इसको। सो 8th शेड्यूल के अंदर इंडिया, एक सेकेंड, यस, हाँ। सो क्या है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कौन से शेड्यूल में किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो इट इज़ 8th शेड्यूल, याद रखना, एमसीक्यू का प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि इंडिया का जो लिंग्विस्टिक लैंडस्केप है, आप देखेंगे 28 स्टेट हैं लेकिन 22 लैंग्वेजेस हमने रिकॉग्नाइज की हुई हैं। मान लो कि 22 हमने रिकॉग्नाइज की हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 22 ही लैंग्वेजेस हैं, नहीं, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज हमने 22 की हुई हैं, है ना। तो हमने हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, ये सब हमने क्या की गई हैं, रिकॉग्नाइज़ की हैं। और ये कई बार हमारे लिए लिंक लैंग्वेज भी बनती है, एक से दूसरे को कनेक्ट करने की एक लिंक लैंग्वेज ये बनती है। रीजनल वेरिएशंस, डिफरेंट स्टेटस, ऐसे यूपी है, यूपी के अंदर हिंदी को हम बोल रहे हैं, आप ईस्ट में जाएंगे उन्होंने इंग्लिश जो है वो अपने यहाँ की लैंग्वेज रख रखी है, या आप साउथ में जाएंगे कन्नड़, कन्नड़ जो है वो उन्होंने मान रखी है। तो जो रीजनल वेरिएशंस है ना, तो अपना स्टेट अपनी लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट करता है। कोई और जैसे आपका कर्नाटक है, वो हो सकता है कन्नड़ को करे प्रमोट, या मलयालम को कोई करे केरल, है ना। तो जो स्टेट जहाँ का होता है वो अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज करता है, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप हो रही है। तो क्योंकि हर लैंग्वेज, मतलब वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा उनकी हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है ना। और इसी वजह से वो अपनी लैंग्वेज में भी लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, राइट। देन रोल इन एजुकेशन, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन एजुकेशन कैन बी बोथ एन एसेट एंड चैलेंज, है ना। तो लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है एजुकेशन में, ये एसेट भी हो सकती है, चैलेंज भी हो सकती है। जब मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स, क्योंकि आप मानो कि एक बच्चा एमपी में पढ़ रहा है, सेंटर में बात करते हैं, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और यहाँ एमपी, तो एमपी में एक बच्चा पढ़ रहा है ना। एक 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, वहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ के हैं, कुछ बच्चे यहाँ के हैं, कुछ बच्चे यहाँ के हैं, कुछ बच्चे यहाँ के हैं। तो जब ये बच्चे एक साथ पढ़ेंगे ना इस जगह पे, तो आप सोचो कि कितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेकर आएंगे, उनके आइडियाज़ अलग होंगे, उनके सोच विचार अलग होंगे, है ना। ये एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें तो बहुत अच्छा तरीका बन सकता है जिससे कि नए आइडियाज़ डेवलप हों। लेकिन कभी कभी ये एक बहुत बड़ा मिसमैच भी बन जाता है। कैसे बन जाता है कि बच्चों को कैसे लगने लग जाता है कि मेरी लैंग्वेज सुपीरियर है, दूसरे की नहीं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टीचर का रोल आता है कि टीचर जो है वो बच्चों के अंदर इस तरीके की चीज़ें डेवलप करे कि उनके अंदर कॉम्प्रहेंशन और पार्टिसिपेशन डेवलप हो जाए, ठीक है। देन डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, हमारे टॉपिक का पार्ट ही है ये, है ना, डिफरेंशियल स्टेटस, ठीक है। सो डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस ना काफ़ी डिफरेंशियल स्टेटस है, हर लैंग्वेज उतनी नहीं बोली जा रही जितनी बोली जानी चाहिए, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डोमिनेंस है इंग्लिश एंड हिंदी का। इंग्लिश जो है वो हम देखते हैं कि जो हायर सोशो इकोनॉमिक वाले स्टेटस के लोग होते हैं, जो रिच क्लास होती है, वो अपने आप को शो ऑफ करती है इंग्लिश में बोलकर, राइट। तो क्या होता है, वहाँ से हम देखते हैं कि इंग्लिश की डोमिनेंस जो है वो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों के यहाँ पे देखने को मिलती है। हिंदी जो है सबसे ज़्यादा बोली, मोस्ट वाइडली बोली जाती है, नदर्न स्टेट्स में इसको प्रमोट किया जाता है ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब इंग्लिश और हिंदी पे हम ज़्यादा फोकस करें, तो कभी कभी अनइक्वल फोकस जो है वो अदर रीजनल लैंग्वेजेस पे हमें देखने को मिलता है। देन रीजनल लैंग्वेज डिस्पैरिटीज़, रीजनल लैंग्वेजेस आर समटाइम्स परसीव्ड एज हैविंग लेस इकोनॉमिक वैल्यू, है ना। कभी कभी ये भी समझा जाता है, कभी कभी ये भी समझा जाता है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, देखो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस का किस तरीके से डिफरेंशियल स्टेटस है, कहाँ कहाँ हमें डिफरेंशियल स्टेटस देखने को मिलता है ना। तो रीजनल लैंग्वेज डिस्पैरिटीज़, तो रीजनल लैंग्वेजेस को कभी कभी समझा जाता है कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू इतनी नहीं है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश और हिंदी के फेवर में चली जाती हैं। स्पेशली अर्बन और इंटरनेशनल स्कूल सेटिंग्स में आप जब देखेंगे, अर्बन स्कूल्स के अर्बन एरिया के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर इंग्लिश को ही प्रमोट किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने भी इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो चूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके
अगर बच्चा इंग्लिश बोलेगा तभी उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इस वजह से इंग्लिश को भी एक अनड्यू एडवांटेज जो है वो मिल पाता है। देन एजुकेशनल चैलेंजेस, जो डोमिनेंस है इंग्लिश और हिंदी का, इसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन से आ रहे हैं या ट्राइबल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि उसकी वजह से क्या होता है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। आप देखो ना, अगर रूरल एरिया का बच्चा है, वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता और वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। क्वालिटी एजुकेशन उसको नहीं मिल पाती, है ना? और या फिर मान लो कि एडमिशन करा भी लिया, तो वो बच्चा अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस की डेवलप हो गया है, राइट? दिस इज़ द थिंग। देन अदर थिंग इज़ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसने प्रमोट की मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एट प्राइमरी लेवल, है ना? तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए एट प्राइमरी लेवल, के चिल्ड्रन जो हैं वो उस लैंग्वेज में पढ़ें जिसमें वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। इससे ये क्यों पॉलिसी लाई गई? इसीलिए लाई गई कि डिफरेंशियल स्टेटस जो अ, इन पॉलिसीज़ को दिया जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला, वो उनको मिल पाए। ओहो! व्हाट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन? हुँ। अब थर्ड बात आती है कि भई क्या क्यों ज़रूरी है? व्हाय? मल्टीकल्चरल अवेयरनेस में बात कर रही हूँ आपको, क्यों? एक सेकंड, ये इसी का पार्ट है ना? हाँ, मल्टीकल्चरल अवेयरनेस इन द क्लासरूम, राइट। आई थिंक इट्स वेरी नॉइज़ी। या ओके, सो मल्टीकल्चरल अवेयरनेस क्लासरूम के अंदर क्यों ज़रूरी है ना? तो सबसे पहले क्या होती है कि मल्टीकल्चरल अवेयरनेस होती क्या है ना? तो मल्टी मल्टी से मतलब क्या होता है? बहुत सारी, है ना? तो मल्टीकल्चरल अवेयरनेस ज़रूरी है क्यों? इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल डिफरेंसेस विद इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस भी देखते हैं हम, हाई स्टेटस, लो स्टेटस, है ना? तो इन सब के बारे में समझना, है ना? इन सब को समझना और इन सबको एप्रिशिएट करना ही मल्टीकल्चरल अवेयरनेस है। मतलब आप सिर्फ अपने आप को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर ना कहते हुए सबकी रिस्पेक्ट करें, वही मल्टीकल्चरल अवेयरनेस है। क्लासरूम डाइवर्सिटी, जब स्टूडेंट्स डिफरेंट लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, और वो जो क्लासरूम है वो ऑलरेडी नेचुरली मल्टीकल्चरल बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा मान लो हिंदू है, एक क्रिश्चियन है ना? तो बहुत सारे आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन से लोग आ रहे हैं, तो क्लासरूम ऑलरेडी मल्टीकल्चरल बन गया। और ये जब डाइवर्सिटी आपको मिल रही है एज अ टीचर, जब आप क्लास में जा रहे हैं, तो आपको उन बच्चों के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फोस्टर करने वाली चीज़ें लानी चाहिए। एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे हर स्टूडेंट को लगे कि उनकी वैल्यू है, उनको समझा जा रहा है, उनके पर्सपेक्टिव को समझा जा रहा है। ये बात जो बच्चों को लगे, ये टीचर का काम है कि बच्चों को ये फील आना चाहिए, राइट? क्योंकि सारे बच्चे छोटे हैं। दैन प्रमोटिंग इक्विटी, टीचर का काम है कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म जो है क्लास के अंदर एनकरेज करें, सारी लैंग्वेजेस को इक्वल रिस्पेक्ट दें, है ना? इम्पॉर्टेंट, हेल्प प्रिवेंट द मार्जिनलाइजेशन। ऐसा ना हो कि अगर मान लो कि 40 बच्चों की क्लास है, एक बच्चा भी अगर कन्नड़ बोल रहा है, तो आपको उसको भी उतना ही ड्यू रिस्पेक्ट देना है जितना कि आप हिंदी या इंग्लिश वाले को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी ऐसा फील होना चाहिए कि येस, आई एम गेटिंग रिस्पेक्टेड, है ना? देन स्ट्रैटेजीज, आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं फॉर फोस्टरिंग मल्टीकल्चरल अवेयरनेस इन द क्लासरूम? ठीक है, सो मल्टी लिंगुअल टीचिंग अप्रोचेस आप यूज़ करें। तो सबसे पहले कोड स्विचिंग, स्टूडेंट्स को आप अलाउ कीजिए कि वो अपनी होम लैंग्वेजेस को बोलें। प्राइमरी लैंग्वेज जो है, जो भी है आपकी प्राइमरी लैंग्वेज, मान लो हिंदी आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है वहाँ पर, है ना? तो क्या होगा कि आप बच्चों को, नो डाउट वो हिंदी भी बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको बोलिए कि उनकी जो होम लैंग्वेज है, जहाँ से वो आते हैं, वो उसको भी आराम से बोल सकते हैं और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन डिस्प्ले मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग एड्स जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप मटेरियल जैसे कि पोस्टर, बुक्स, लेबल्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज़ करें। आप ऐसा ना करें सिर्फ एक ही लैंग्वेज में यूज़ करें, नहीं, आप जब बुक्स यूज़ कर रहे हैं, आप पोस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करें। जैसे कि लेबल्स अराउंड द क्लासरूम इन सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस कैन मेक स्टूडेंट फील दैट देयर लैंग्वेज आर रिप्रेजेंटेड एंड रिस्पेक्टेड। आपने क्लासरूम में कोई पोस्टर चिपकाया, उसमें आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी, जिससे क्या होगा कि जो डिफरेंट बच्चे
बच्चे हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि यस मेरी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट हो रही है। देन सेलिब्रेट लैंग्वेज डाइवर्सिटी, रिकॉग्नाइज करें, सेलिब्रेट करें फेस्टिवल, स्टोरी, पोम्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन टू हाईलाइट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड फोस्टर प्राइड इन स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करें। आप अगर होली, दिवाली, ईद आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप पोंगल भी सेलिब्रेट कीजिए, आप ओणम भी सेलिब्रेट कीजिए, जिससे कि उनको लगे कि हमारी भी जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। देन इनकॉर्पोरेटिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि रीजनल स्टोरीज़ होती हैं उनको आप लाइए, जो फोक टेल्स होती हैं, मतलब कहते हैं ना कि किसी किसी एरियाज़ की जो कहानियाँ होती हैं उनको आप बच्चों को सुनाइए। उसके अलावा स्टूडेंट लेड कल्चरल एक्टिविटीज़ फॉलो कीजिए। स्टूडेंट ही जो एक्टिविटीज़ हैं कल्चरल रिलेटेड है, एक्टिविटीज़ हैं वो करें, है ना, जैसे कि परफॉर्मेंसेस हैं, स्टोरी टेलिंग है, प्रेजेंटेशंस हैं, कर सकते हैं। देन यूज़ लोकल कॉन्टेक्स्ट इन लेसन्स, है ना। देन डेवलपिंग क्रॉस कल्चरल स्किल्स, आप बच्चों के अंदर क्रॉस कल्चरल स्किल्स जो हैं उनका यूज़ करें। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ और डिस्कशंस आप करा सकते हैं। प्रमोट ग्रुप एक्टिविटीज़ जहाँ पर डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से सीखें और एक सेंस ऑफ यूनिटी और रिस्पेक्ट उनके अंदर आ पाए। देन टीच रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, एनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि वो बेसिक फ्रेजेस जो हैं वो यूज़ कर लें। मतलब जैसे कि हिंदी स्पीकिंग बच्चा है तो वो कुछ ओडिसी लैंग्वेज में एक आध फिर फ्रेजेस जब सीख जाएँ तो क्या है कि वो क्लासरूम बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत इंक्लूसिव हो जाएगा, है ना। जो बच्चा ओडिसी बोल रहा है उसको लगेगा कि देखो उड़ीसा की जो लैंग्वेज है उसको बोल रहा है, तो सॉरी ओडिसी नहीं, ओडिसी इज़ अ डांस, सॉरी इट इज़ ओडिया, आई वाज थिंकिंग ओके। सो अगर वो ओडिया बोल रहा है तो फिर क्या होगा कि इंक्लूसिव क्लासरूम बनेगा, है ना। जब हिंदी वाला उड़िया बोलेगा तो उसे लगेगा कि हाँ ये बच्चा, ये जो मेरा फ्रेंड है ये मेरी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। या ओणम वाला जो है, जो उड़िया बोल रहा है वो हिंदी की अगर एक फ्रेज़ याद कर लेता है तो दैट अदर स्टूडेंट्स विल फील दैट दिस पर्सन इज़ टेकिंग आवर लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, और जो भी स्टेरियोटाइप्स हैं क्लास के अंदर उसको भी आप एड्रेस करें, है ना। जैसे कि किसी लैंग्वेज को लेकर कुछ बायसेस होते हैं उनको आप उनको आप हटाएं, क्योंकि एक टीचर का काम है कि उसका माइंड बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चे जो हैं वो हैंडल करने हैं, तो उसको अपना माइंड उसी तरीके से करना होगा। देन बेनिफिट क्या होगा अगर हम मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल अवेयरनेस एजुकेशन में लाएंगे, तो सबसे पहला तो एकेडमिक बेनिफिट ही होगा। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम? यस, एकेडमिक बेनिफिट्स। ओके, सो मल्टीलिंगुअलिज्म अगर आप क्लास में प्रमोट करते हैं तो क्या होगा, उससे बच्चों की कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर आएगी एज स्टूडेंट्स टू लर्न स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस एंड कल्चर। देन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्ब्रेस करें अगर आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट की सेल्फ एस्टीम जो है वो प्रमोट होगी, है ना। क्योंकि जब कोई बच्चा आउटस्टेड रहता है, मतलब 40 के में एक बच्चा अगर उड़िया है तो उसको अगर और उसकी लैंग्वेज को नहीं रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा वहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या होगा, आप उसकी सेल्फ एस्टीम पे काम कर रहे हैं। स्पेशली फॉर दोज हुज मदर टंग आर रीजनल लैंग्वेज, इट ऑल्सो फोस्टर्स एम्पैथी, कल्चरल सेंसिटिविटी। ठीक है, उसके अलावा नेशनल यूनिटी और आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारे इंडिया में, जो दो स्टेट्स हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद दो स्टेट्स हैं, उनका डिवीजन ही लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था, है ना। कौन से दो स्टेट्स हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में उसको लिख कर जाना। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी और आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब स्टूडेंट लर्न करते हैं रिस्पेक्ट करना, है ना, जब एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं तो एक यूनिटी आपको दिखाई देती है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हैं, है ना, तो वो नेशनल यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में भी रिसेंटली लड़ाई हुई थी, है ना, अगर आपको पता है तो, इसीलिए। देन एनहांस्ड ग्लोबल कॉम्पिटेंसी, जब स्टूडेंट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, कल्चर्स पढ़ते हैं, तो वो ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए तैयार होते हैं, है ना, with enhanced abilities to navigate cultural complexities and communicate effectively across linguistic barriers। ठीक है,
सो अगर कंक्लूड करूँ मैं इसको अपने लैंग्वेज के अपने इस सेशन को, तो अगर फोस्टर करें हम लैंग्वेज डाइवर्सिटी और मल्टी कल्चरल अवेयरनेस इंडियन क्लासरूम में, तो इससे क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस जो है बच्चों का वो इम्प्रूव होगा, जो कल्चरल गैप्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, और जो यूनिक आइडेंटिटीज़ हैं एक दूसरे की उनको बच्चे रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, अगर आप ये मान लेते हैं, आप अवॉइड ना करें, आप सिर्फ मान लें इस बात को कि हाँ हर कोई अलग है ना। बीएड में हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऐसी लैंग्वेज भी हैं, डिफरेंशियल स्टेटस को अगर आप मान लेते हैं तो इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और एम्ब्रेस कर लें आप मल्टी कल्चरल टीचिंग प्रैक्टिसेस को, तो उससे क्या होगा कि एक कोहेसिव, रिस्पेक्टफुल और वेल राउंडेड स्टूडेंट कम्युनिटी बनेगी। मान समझ लो ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने वाला जब स्टूडेंट बन जाता है तो वो कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी स्मूथ और कितनी कोहरेंट होगी, राइट। और वही हमें चाहिए अगर आपको अपने नेशन को डेवलप कराना है ना। सो यही था इस टॉपिक के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो लिख देना, आई विल एक्सप्लेन दैट, है ना। और वीडियोस कैसे लिख रहे हैं उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाओ कैसे लिख रहे हैं। एंड उसके बाद न्यू टॉपिक के लिए मिलेंगे अब कल, है ना, न्यू वीडियो के अंदर। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।